हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन या आना यहां से स्टार्टिंग की गई है। इससे पहले का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा केरल के कालीकट तट पर पहुंचा है और वास्को डिगामा ने पहली बार यूरोप से सीधा भारत तक का समुद्री मार्ग खोज निकाला है। जब वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज निकाला है तो उसके बाद दुनिया के अन्य देशों में भी भारत के साथ व्यापार करने की या सीधे सीधे व्यापार से जुड़ने की इच्छा जागृत हुई है। तो दुनिया के अन्य देश भी ये चाह रहे हैं कैसे भी करके भारत तक जल्दी पहुंचे और जल्दी से भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करें। तो इसी क्रम में इंग्लैंड के निवासी भी हैं। इंग्लैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी होड़ में लगी हुई है कि कैसे भी करके हमें भारत के साथ व्यापार करने का या पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो जाए। तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा हासिल कर लिया है, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया है। अब देखिए आपके मन में आया होगा कि पूर्व पश्चिम का क्या चक्कर है। अगर आप विश्व के नक्शे पर देखेंगे तो आप ये पाएंगे इंग्लैंड पड़ता है इस साइड में और भारत की स्थिति पड़ती है इस साइड में। यानी कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड से अगर देखेंगे तो इंग्लैंड से भारत पड़ता है पूर्व की साइड में। इसलिए यहां पे बोला गया कि पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया है। अब देखिए यहां पर एक चीज और है। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की कंपनी? इंग्लैंड की कंपनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी यहां पर यानी भारत की साइड में या फिर पूर्व की तरफ व्यापार नहीं कर सकती है। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व की तरफ व्यापार कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ। अब दिक्कत यहां पर क्या है? दिक्कत यहां पर यह भी है कि यहां पर केवल इंग्लैंड की कंपनी तो नहीं आ सकती है। इंग्लैंड की कंपनियों के अलावा अन्य देशों की जो कंपनियां वो तो आएंगी। तो उनके साथ तो टकराव होगा, प्रद्वंदता भी होगी, प्रतिस्पर्धा भी होगी। तो इस वजह से क्या है, मुनाफा भी कम होगा। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि आगे कैसे अन्य देशों की कंपनियों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का टकराव हुआ है, कैसे संसाधनों की होड़ में एक दूसरे से टकराए हैं, युद्ध हुए हैं, कैसे इन्होंने बाजार को हथियाने की कोशिश की है। वो सारी बातें यहां पर आगे बताई गई हैं। देखिए अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। पुर्तगाली जो है गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच और अंग्रेजों के कुछ समय के बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत में जो है यूरोप के 4 देशों के प्रमुख व्यापारी यहां पर थे। तो चारों देशों के व्यापारी हैं तो 4 देशों के व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा तो होगी, टकराव होगा। तो यहां पर वही सब चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर यूरोप के व्यापारियों के आने का सही क्रम दिया गया है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ है, डचों के बाद फिर अंग्रेज आए हैं और अंग्रेजों के बाद फिर फ्रांसीसी आए हैं। देखिए जो पुर्तगालियों जो आगमन है यूरोप वासियों का, ये आगमन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पीसीएस परीक्षा में ये पूछा गया है कि यूरोप के व्यापारियों का भारत में आने का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। आगे यहां पे बताया गया कि कौन कौन से सामान की यूरोप के बाजारों में बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो यहां पर उसके बारे में बताया गया कि यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यानी ये मसाले हैं, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची, इनकी भी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। देखिए कीमतें बढ़ना और मुनाफा गिरने का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जब बाजार में कोई विक्रेता, जैसे हम भारत के व्यापारियों की बात करें उस समय की, तो भारत के जो भी व्यापारी थे उनके सामने ग्राहक हैं चार ग्राहक। कौन कौन से? एक तो पुर्तगाली हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, इंग्लैंड वाले यानी कि अंग्रेज भी हैं। अब चारों व्यापारी ये चाह रहे हैं कि हमें औने पौने दाम पे सामान मिल जाए और कैसे भी करके हम अपने देश तक पहुंचा दें। तो ऐसे करके जब ये मोलभाव करेंगे, सौदेबाजी करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी। यानी कि यहां पर ये चारों व्यापारी हैं यूरोप के और चारों व्यापारी चाह रहे हैं सामान हमें मिले। तो ऐसे करके ऊंची ऊंची बोलियां लगा रहे हैं तो सामान औने पौने दाम पे बिक रहा है और सामान की कीमतें बढ़ रही हैं। जब ये समुद्री यात्रा करके अपने मूल देश में पहुंच रहे हैं तो समुद्री यात्रा में भी काफी समय लगता है, काफी खर्च भी होता है। तो तब तक अपने देश तक पहुंचते पहुंचते कीमतें और बढ़ जाती थी। तो इस वजह से इनका जो मुनाफा होता था वो गिरने लगता था। तो लिहाजा इन्होंने क्या किया, लिहाजा इन्होंने कैसे भी करके कोशिश की है कि अपने प्रतिद्वंदियों को हटाया जाए और मार्केट को कैप्चर कर लिया जाए। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की स्टार्टिंग कर दी है। यानी इन चारों कंपनियों के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई हैं, कैसे भी करके हम बाजार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। इस वजह से इन लोगों ने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी
बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई और उस समय इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। देखिए, इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था और यहीं पर इसके दफ्तर वगैरह भी दिए जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला है, कंपनी ने सौदागरों और जो व्यापारी वगैरह हैं इनको फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया है। तो ऐसे करके यूरोप के अन्य जो व्यापारी हैं, यानी यूरोप के जो इंग्लैंड के अन्य व्यापारी या सौदागर वगैरह हैं, वो भी इस फैक्ट्री के आसपास बसने लगे हैं। 1696 तक कंपनी ने फैक्ट्री को चारों तरफ किलेबंदी स्टार्ट की है। अब देखिए, इसके आसपास जब इंग्लैंड वासियों की आबादी हो जाएगी तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा है इसके आसपास अब किलेबंदी करना स्टार्ट कर दें। 1698 में अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी यहां पर खरीद ली है। 1698 तक आते आते इन्होंने क्या किया है कि यहां पर अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने मुगल अफसरों को रिश्वत दी है और 3 गांव की जमींदारी अपने हाथ में कर ली है। इनमें से एक गांव जो था कालीकाता भी था, जो कि बाद में कलकत्ता बना है। इसके अलावा यहीं पर ही अंग्रेज नहीं रुके हैं। अंग्रेजों ने जो है औरंगजेब से बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान भी जारी करवा लिया है। हालांकि औरंगजेब से जो फरमान उन्होंने जारी करवाया था, उस फरमान में केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। इसमें कंपनी के जो अफसर वगैरह हैं जो कि अपना प्राइवेट व्यापार कर रहे हैं उस पर छूट नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर इस फरमान के जरिए न केवल कंपनी बल्कि कंपनी के जो अफसर हैं वो भी इलीगल रूप से अपना व्यापार कर रहे थे और ऐसे करके राज्य को बहुत ज्यादा चपत भी लग रही थी, राज्य को राजस्व की बहुत ज्यादा ये लोग चपत भी लगा रहे थे। व्यापार से युद्धों तक, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के अंदर से ही कई नए राज्य उभर कर सामने आते हैं और इन नए राज्यों के शासक या नवाब जो हैं वो नवाब अब पुराने फरमानों के आधार पर काम करने को तैयार नहीं थे। उनका मानना यह था कि अब जो भी काम होगा, जो भी व्यापार वगैरह होगा, वो नए शासकों के साथ संधि के आधार पर होगा। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान जो है औरंगजेब से जारी करवा लिया था, लेकिन बंगाल के नवाबों ने इस फरमान को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि बंगाल के नवाब ये जानते थे कि इस फरमान के जरिए अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा इलीगल रूप से व्यापार किया है, जिसके चलते बंगाल के राजस्व को बहुत ज्यादा हानि हुई है और बंगाल जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। तो नए नवाब इस प्रयास में थे कि कैसे भी करके इस पुराने वाले फरमान को साइड में कर दिया जाए और अब नए फरमान के जरिए इन लोगों के साथ संधि हो, नए फरमान के जरिए ये लोग राजस्व चुकाएं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी ज्यादा बढ़ गया है। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने हैं। ये सभी बंगाल के शक्तिशाली नवाब थे। नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया है, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे हैं और कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार इन लोगों ने नहीं दिया है। यहां तक कि इन लोगों ने जो कंपनी की किलेबंदी हो रही थी, किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया है। तो इन सब की परिणति ये बनी है, इन सब की परिणति जो है, टकराव की परिणति जो है प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में सामने निकल कर आई है कि जब बंगाल के नवाब में इन पर प्रतिबंध लगाए हैं तो प्रतिबंध लगाने का परिणाम ये हुआ है कि प्लासी का युद्ध फिर बाद में हुआ है। तो प्लासी का युद्ध, देखिए प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने हैं। कंपनी ये चाहती थी कि सिराजुद्दौला की जगह कोई ऐसा नवाब बने जो कि कंपनी के फेवर का हो, यानी कंपनी ये चाहती थी कि एक कठपुतली नवाब बने जिससे ये लोग अपने मन मुताबिक काम करवा पाए, मन मुताबिक फरमान जारी करवा पाए, क्योंकि सिराजुद्दौला जो था वो अड़ियल आदमी था, थोड़ा जिद्दी टाइप का आदमी था और कंपनी की बात नहीं मानता था। सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया है। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया है। जैसे ही कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर मद्रास में जो तैनात कंपनी के अफसर हैं उनके हाथ में लगी है, तो उन्होंने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया है। अंततः आखिरकार में क्या हुआ, आखिरकार में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया है। यानी कि जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर बंगाल में पहुंच गया है तो ये लोग प्लासी के मैदान में पहुंचे हैं। प्लासी के मैदान में यहाँ पर कंपनी की तरफ से कंपनी की सेना का नेतृत्व जो है वो करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर सेना का नेतृत्व किया है। अब देखिए इस युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाते हैं और सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, उनके सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों का युद्ध में हिस्सा नहीं लेना। देखिए मीर जाफर के साथ अंग्रेजों की पहली साठगांठ हो गई थी, पहली संधि हो गई थी कि आप युद्ध में नहीं लड़ेंगे और आप युद्ध में नहीं लड़ेंगे तो बाद में हम लोग आपको नवाब बना देंगे। ये संधि पहले ही इनकी हो गई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर मीर जाफर जो है, मीर जाफर ने युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से हथियार नहीं उठाए हैं। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया है।
लेकिन देखिए समय के साथ साथ क्या होता है, मीर जाफर जब नवाब बन गया है तो शुरुआत में उसने अंग्रेजों का कहना माना है, लेकिन बाद में भाई नवाब हैं तो नवाब वाला रुतबा तो रहेगा ही रहेगा। तो बाद में उसे भी समझ में आने लगा है कि अंग्रेज उन्हें अपनी उंगलियों को नचा रहे हैं, जबकि ये उनका अधिकार क्षेत्र है, उनका राज्य है, अंग्रेजों को उनकी बात माननी चाहिए। अब उल्टा वो अंग्रेजों की बात माने, ऐसा वो क्यों करें। तो एंड में क्या हुआ कि मीर जाफर ने भी विरोध करना स्टार्ट किया है। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया है तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया है। देखिए मीर कासिम के साथ भी वही समस्या है। मीर कासिम भी कुछ समय के बाद समझ गया है कि अंग्रेज जो है अपने इशारों पर नचा रहे हैं, जबकि एक नवाब की इज्जत अपने आप में मायने रखती है, भाई जनता भी उसकी इज्जत कर रही है। अंग्रेज तो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, अंग्रेजों की क्या इज्जत है यहाँ पर। तो उनके मन में भी यही आया है कि भाई कहीं ना कहीं कंपनी की बात अब हमें नहीं माननी है, हमें अपनी तरह से शासन चलाना है। तो जब मीर कासिम परेशान करने लगा है तो बाद में क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई में फिर उसको भी हराना पड़ा है। तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई है, बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बक्सर का युद्ध अपने आप में ऐतिहासिक है। इस युद्ध में नवाब मीर कासिम यानी बंगाल के नवाब मीर कासिम हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला हैं और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। देखिए प्लासी के युद्ध में तो केवल और केवल क्या था, सिराजुद्दौला था। अब यहां पर तीन लोग हैं। तीन लोगों में कौन है, एक तो बंगाल के नवाब हैं, अवध के नवाब हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी इसमें शामिल हैं। तो अपने आप में ऐतिहासिक युद्ध यह हो जाता है। मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया है। देखिए ये जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया है इसमें अंग्रेजों की फिर से विजय होती है, और विजय होने के बाद इन लोगों ने मीर कासिम को बंगाल से बाहर कर दिया है और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया है। अब यहां पर क्या किया गया है, देखिए अब तक तो अंग्रेजों को राजस्व चुकाना पड़ता था। अब अंग्रेजों ने चूंकि मीर कासिम को बंगाल से बाहर करके मीर जाफर को जब नवाब बनाया है तो मीर जाफर के सामने कंडीशन रख दी है कि अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक तो नवाब उसे बनवा दिया और उल्टा उसी से पैसे भी वसूल करेंगे। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु के बाद क्लाइव ने ऐलान किया है कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। देखिए कंपनी को समझ में आने लगा है कि जब हमने इस बक्सर के युद्ध में जब हमने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हरा दिया है, दो नवाबों को हरा दिया है, तो अब हम तो किंग मेकर की स्थिति में आ गए हैं, तो हम क्यों नवाब बनाएं, हम खुद ही शासन चला सकते हैं। अब इनके मन में ये भाव आ गया है। तो इसी वजह से यहां पर क्लाइव ने कहा है कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब देखिए चूंकि मुगल सम्राट के सामने तो एक बहुत बड़ी दुविधा थी, मुगल सम्राट के सामने एक अपमान की भी भावना थी कि कंपनी से हार गए हैं, क्योंकि मुगल बादशाह अब तक नहीं लड़े थे। तो मुगल बादशाह जब लड़े हैं तो कंपनी से हार गए हैं, तो मजबूरी में क्या किया इन लोगों ने, मजबूरी में मुगल सम्राट ने क्या है, बंगाल का जो दीवानी का अधिकार है वो कंपनी को सौंप दिया, यानी कि राजस्व वसूल करने का अधिकार जो है कंपनी को दे दिया है। अब जब कंपनी को बंगाल का राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया है तो कंपनी को फायदा ही फायदा हो गया है। अब तक भारत से व्यापार करने के लिए कंपनी को अपने देश से सोना चांदी लाना पड़ता था। अब जब इन्हें बंगाल के राजस्व का अधिकार मिल गया है तो यहीं के पैसे से ये यहाँ का सामान खरीदकर अपने देश में पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी को ब्रिटेन से सोना और चांदी लाने की जरूरत ही नहीं रही। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं बक्सर के युद्ध के बाद इनकी स्थिति बदल गई है, अंग्रेजों की स्थिति बदल गई है, और अब ये समझ गए कि हम लोग किंग मेकर की स्थिति में आ गए हैं, हम लोग शासन चलाने की स्थिति में आ गए हैं। प्लासी के युद्ध तक तो इनका केवल ध्येय ये था कि कैसे भी करके हमारा व्यापार चलता रहे, व्यापार में कोई अड़चन ना आए। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद इनका माइंडसेट चेंज हो गया है। इनके माइंड्स में एक चीज आ गई है कि अब हम अपने आप में शासन चला सकते हैं, हम भी किंग बन सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय नवाब वगैरह थे, बड़े शानो शौकत से रहा करते थे। तो कंपनी के हर अफसर का ये ख्वाब था कि कैसे भी करके वो भी नवाब वाली लाइफस्टाइल जी पाए। तो कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। यहां पर रॉबर्ट क्लाइव की कहानी बताई गई है। रॉबर्ट क्लाइव 1747 में जब इंग्लैंड से मद्रास यानी अब का चेन्नई जब मद्रास आया था तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसके पास जो है बेहिसाब दौलत थी। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी, यानी इसके ऊपर वहां के लोगों ने, वहां की संसद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने जो भारत में रहकर आकूत दौलत इकट्ठा की है, इसके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली है। यानी आप समझ सकते हैं कि यहां पर रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है। रॉबर्ट क्लाइव के अलावा यहां पर भारत में अन्य जो अंग्रेज थे उन लोगों ने भी अच्छा खासा धन कमाया है। हालांकि कई अंग्रेज ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों से आते थे, तो उनका मानना यह था कि गुजारे लायक यहां से पैसा ले जाएं और उतने में हमारा वहां पर इंग्लैंड में अच्छा खासा गुजारा चल जाएगा। कंपनी का फैलता शासन। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं बक्सर की लड़ाई के बाद
अंग्रेजों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में इन्होंने स्वयं मुगल बादशाह को और दो नवाबों को हराया है। तो ऐसे करके इनके हौसले, इनकी पहचान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए हैं। रेजिडेंट का मतलब इन्होंने अपने राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि जो हैं कंपनी के जो हैं ये रियासतों में रखने स्टार्ट कर दिए हैं। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे, यानी कौन शासक बनेगा, कौन शासक गद्दी से हटाया जाएगा, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे, किस राज्य के साथ कौन सी संधि की जाएगी। अब ये सब काम जो है कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो कि रेजिडेंट हैं, वही करवा रहे थे। शासक तो केवल नाम मात्र के रह गए थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। देखिए, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं, इतिहास में आप नजर दौड़ाएं, तो आप ये पाएंगे अक्सर राजा जो थे एक दूसरे राज्यों पर हमला करते रहते थे, एक दूसरे राज्यों से लड़ते रहते थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एक प्रलोभन दिया है कि अगर आप लोग अपनी सेना हटाकर हमारी सेना को अपने राज्य में रख लेंगे तो आपका फायदा होगा। फायदा ये होगा कि कोई भी अन्य शासक आपके राज्य पर हमला नहीं कर पाएगा, हम आपके राज्य की सुरक्षा करेंगे। तो इसी प्रलोभन के चलते बहुत सारे राज्यों ने सहायक संधि को मान लिया है। गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेजली, इनका शासनकाल 1798 से लेकर 1805 है। तो वेलेजली ने सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया है। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, यानी यहां पर अब कंपनी के सैनिक रखे जाते थे। रियासत को कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। यानी कहने का मतलब यह है कि एक तो सेना, अंग्रेजों की सेना रख रहे हैं, अंग्रेजों की सेना में भी भारतीय सैनिक ही हैं, केवल अंग्रेज उन्हें मैनेज कर रहे हैं, अंग्रेज उन्हें गाइड कर रहे हैं, अंग्रेजी उन्हें पूरा नियंत्रित कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले में अंग्रेज जो है रियासत के राजा से पैसे भी ले रहे हैं। जो शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी बहुत सारी रियासतों के शासक जो थे समय पर भुगतान नहीं कर पाते थे, समय पर इन सेना का खर्चा नहीं उठा पाते थे, तो ऐसी रियासतों पर अंग्रेज अपना कब्जा जमा लेते थे। अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका और हैदराबाद के भी कई इलाके इसी आधार पर छीन लिए गए, क्योंकि ये दोनों ही जो नवाब हैं, दोनों ही क्षेत्रों के जो नवाब हैं, ये समय से राजस्व की पूर्ति नहीं कर पाए, समय से भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो इसी जुर्माने के आधार पर इनका इलाका छीन लिया गया था। इसके बाद दक्षिण भारत के राज्य मैसूर की बात करते हैं, मैसूर रियासत की बात करते हैं। तो टीपू सुल्तान, जिन्हें शेरे मैसूर के नाम से पुकारा जाता है, हैदर अली का शासनकाल बताया गया। इनका शासनकाल 1761 से लेकर 1782 तक रहा है। और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से लेकर 1799 तक रहा है। तो इनके नेतृत्व में मैसूर जो है काफी ताकतवर राज्य हो चुका था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों, यानी कि मालाबार तट पर मैसूर के शासकों का ही नियंत्रण था। तो टीपू सुल्तान ने 1785 में जो मालाबार की बंदरगाह हैं, यहां से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया है। इसके अलावा सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी अंग्रेजी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया है। इसकी वजह से जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो भड़क गए हैं। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक तरफ तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों पर रोक लगाई है, दूसरी ओर फ्रांसीसियों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ किए हैं। तो इस वजह से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। तो मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई है। पहली जंग 1767 से लेकर 69 तक चली है, दूसरी 1780 से लेकर 84 तक चली है, तीसरी 1790 से लेकर 92 तक चली है और चौथी जंग 1799 में हुई है। तो चारों के बारे में पढ़ेंगे। 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। देखिए, वैसे तो हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कई बार शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार क्या था, जो तीसरी वाली जंग है, इन अंग्रेजों के साथ तीसरी वाली जो टीपू सुल्तान की जंग है 1790 से लेकर 92 वाली तीसरी वाली जंग है, इसमें चूंकि अंग्रेजों के साथ साथ मराठे भी शामिल थे, हैदराबाद का निजाम भी शामिल था, तो इन तीनों की संयुक्त फौज थी। तो संयुक्त फौज के आगे टीपू सुल्तान कमजोर पड़ गए हैं, तो इसी की वजह से इन्हें संधि करनी पड़ी है। और इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों का मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं ये, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया है। यानी इनके 2 बेटे, इस संधि के तहत इस 2 बेटे जो है अंग्रेजों के पास रख दिए गए हैं। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग, यानी कि जो चौथी वाली जो जंग हुई 1799 में चौथी जंग हुई है, तो इसमें राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए हैं और मैसूर का जो राजकाज है पुराने बोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया है। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि चौथी जो जंग हुई है अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान की, उस चौथी जंग में
जो कि श्रीरंगपट्टनम की जंग बोली जाती है, इसमें टीपू सुल्तान मारे गए हैं। और टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का जो राजकाज है पुराने वोडेयार राजवंश के हाथ में सौंप दिया है और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी है। इसके बाद मराठों से बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1761 में मराठों ने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा है। तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई है। तो मराठों की हार होने के बाद जो मराठों का सपना था कि दिल्ली से शासन चलाएंगे, वो सपना चूर चूर हो गया है। और इनकी हार के बाद जो मराठा राज्य है कई राज्यों में बांट दिया गया है। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। यानी कहने का मतलब यह कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों की हार हो जाती है और मराठों की हार होने के बाद मराठा राज्य को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया और इन भागों की कमान जो है वो मराठा लोगों के हाथ में ही है। तो इनमें सिंधिया हैं, होलकर हैं, गायकवाड़ हैं और भोंसले हैं। ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी का मतलब गठबंधन या फिर राजमंडल के सदस्य थे। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ये मराठों का राज्य है। अब मराठों की हार हो जाती है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में। तो मराठों के राज्य को 4 प्रमुख राजवंशों में बांट दिया गया। ये चारों राजवंश जो हैं सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले, ये चारों ही मराठा हैं। इनमें बांट दिया गया है। जो 4 लोगों को राज्य मिल गया है, ठीक है, 4 लोग संभाल रहे हैं। लेकिन इन सब के ऊपर जो इनका सर्वोच्च मंत्री है वो कौन है? पेशवा है। तो पेशवा के अंतर्गत ये लोग एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे, यानी एक गठबंधन के सदस्य थे। यानी इन सबका जो हेड होगा वो पेशवा ही होगा। बेशक अपने अपने राज्यों का प्रशासन ये लोग चलाएंगे, लेकिन ये सब पेशवा की बात मानेंगे। यहां पर ये कंडीशन थी। यानी ये सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी गठबंधन या राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पेशवा जो है पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर में 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। देखिए, मराठों के साथ अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध जो है 1782 में हुआ है और 1782 वाला युद्ध सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ है, जिसमें कोई भी पक्ष जीत नहीं पाया, ना तो अंग्रेज जीत पाए हैं और ना ही मराठी जीत पाए हैं। दूसरा जो अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ है ये 1803 से लेकर 1805 तक चला है। यह युद्ध जो है कई मोर्चों पर लड़ा गया है और इसका नतीजा यह हुआ है कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गए हैं। यानी यहां पर भी मराठों की हार हुई है। 1817 और 19 के बीच में तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध चला है। इसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह से इन लोगों ने कुचल दिया, यानी पूरी तरह से अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को कुचल दिया है। अब जो पेशवा है, जो कि इनके सर्वोच्च मंत्री थे, पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया है। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। लेकिन तृतीय मराठा युद्ध के साथ जो मराठा साम्राज्य था वो खत्म हो जाता है और कंपनी का पूरे के पूरे दक्षिण वाले भाग पर, पूरे के पूरे दक्कन वाले भाग पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। सर्वोच्चता का दावा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के हौसले और इनकी ताकत बुलंद हो गई है और अंग्रेजों ने न केवल बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह को हराया है बल्कि 2 नवाबों को भी हराया है। इसके बाद इन्होंने इनके जो बड़े बड़े प्रतिद्वंदी थे, चाहे मैसूर की रियासत के टीपू सुल्तान हों, मराठे हों, उनकी शक्ति को भी कुचला है। तो इनके मन में भावना आ गई है कि अब हमारी सत्ता सर्वोपरि है। यानी हमने जो है बड़े बड़े शासकों को जब कुचल दिया है तो छोटे मोटे शासक तो हमारे आगे टिक ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में इन्हें अधिग्रहण करना भी आसान हो जाएगा, ऐसा इनके मन में भावना आने लगी है। तो 19वीं सदी की शुरुआत से अंग्रेजों ने क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति स्टार्ट की है। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे। अब देखिए, कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। क्योंकि इन लोगों ने बड़े बड़े शासकों को धूल चटा दी है, बड़े बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया है, तो अब इनको ऐसा लगने लगा है कि छोटे मोटे राज्य तो अपने आप ही हमें मिल जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। कई सारे छोटे छोटे राज्यों ने इनका जमकर विरोध भी किया है। जैसे कित्तूर की बात करें, कित्तूर वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का विरोध किया है। लंबे विरोध के फलस्वरूप 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह विरोध जारी रखा है, प्रतिरोध जारी रखा है। हालांकि रायन्ना भी लंबे समय तक नहीं टिक पाया है। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज ने पकड़ लिया है और 1830 में फांसी पर लटका दिया है। अब देखिए, ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। 1830 के दशक तक आते आते रूस का प्रभाव बढ़ने लगा था और कंपनी को यह भय था कि कहीं रूस की एंट्री भारतीय उपमहाद्वीप में ना हो जाए। अगर रूस की एंट्री भारतीय उपमहाद्वीप में हो जाएगी तो कंपनी को प्रशासन चलाने में, अपना व्यापार करने में बड़ी दिक्कत आएगी, जो कहीं ना कहीं उनसे भी टक्कर लेनी पड़ेगी।
तो जरूरी यह था कि रूस के प्रभाव को कम किया जाए, रूस को भारत में एंट्री मिलने ही ना पाए। तो इसके लिए इन्होंने जो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा है, खास करके अफगानिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, या फिर पंजाब वगैरह वाला जो इलाका है, इनके मन में यह था कि ये इलाके भी इन्हें मिल जाएं ताकि रूस का प्रभाव भारत तक ना पहुंचे, रूस की एंट्री भारत तक ना हो पाए। तो 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव के चलते अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। उन्होंने 1838 से लेकर 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी है और वहां पर अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया है। 1842 में इन लोगों ने अफगानिस्तान में इनडायरेक्ट कंपनी शासन स्थापित कर लिया है। 1843 में सिंध भी इनके कब्जे में आ गया है। ऐसी कुछ स्थिति पंजाब के साथ भी थी। देखिए, पंजाब में जब तक महाराजा रणजीत सिंह रहे हैं तब तक तो उन्होंने डटकर अंग्रेजों से लोहा लिया है, लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब की स्थिति बदल गई है। तो पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु के बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयां हुई हैं और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया है। तो ऐसे करके अंग्रेज जो है उत्तर पश्चिमी सीमा पर भी अपना कब्जा स्थापित कर पाए हैं। विलय नीति। देखिए, अब तक अंग्रेज जो है भारत के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुके थे। अब यहां पर जो है अधिग्रहण की एक आखिरी लहर बची है। तो अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से लेकर 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली है। और लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई है जिसे विलय नीति का नाम दिया गया है। विलय नीति का सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी राजा की मृत्यु हो गई और राजा का कोई पुत्र नहीं है और उसका कोई मान लीजिए दत्तक पुत्र है, तो दत्तक पुत्र को ये वारिस नहीं मानेंगे। राजा का जो ओरिजिनल पुत्र होगा उसी को ही राज्य का अधिकारी मानेंगे, राज्य का उत्तराधिकारी मानेंगे। और जिस शासक का कोई अपना खुद का पुत्र नहीं है उसका राज्य कंपनी के अधीन आ जाएगा। तो इस सिद्धांत के आधार पर सतारा, सबसे पहले सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में, तो झांसी की रियासतें जो है अंग्रेजी शासन के हाथ में चली गई हैं। हालांकि यहां पर भी एक अपवाद है। 1856 में कंपनी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाते हुए इसे भी अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसकी वजह से यहाँ की अवध की जो जनता है अपने नवाब के अपमान की वजह से भड़क गई है। और इसकी परिणति 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आपको देखने को भी मिली है कि अवध की जनता ने जमकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अंग्रेजों का जमकर विरोध किया है। नए शासन की स्थापना। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में कंपनी के शासन के स्थापित होने से पहले तक यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य रजवाड़ों का नियंत्रण था और यहाँ के शासक उन क्षेत्रों पर अपने हिसाब से शासन चला रहे थे। जब कंपनी का शासन स्थापित हो गया है तो उसके बाद यहाँ पर स्थिति बदल गई है। चूंकि कंपनी के कुछ अपने अलग उद्देश्य थे, कंपनी ने यहाँ पर अपना शासन अपने व्यापारिक हितों के उद्देश्य से स्थापित किया था। तो कंपनी ने यहाँ पर जो शासन स्थापित किया है उसे यूरोपीय पद्धति से चलाया है ताकि यहाँ पर इनका जो व्यापारिक उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए और प्रशासकीय उद्देश्य भी पूरा हो जाए। इस काम को करने में सबसे बड़ी भूमिका वारेन हेस्टिंग की है। तो वारेन हेस्टिंग ने कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, इनका कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 तक का है। तो इनके समय तक कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और उस समय तक 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और इन सबके ऊपर सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। तो वारेन हेस्टिंग ने प्रशासकीय और न्याय के क्षेत्र में भारत में कई सुधार किए हैं, आगे हम देखेंगे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हर जिले में 2 अदालतें स्थापित की गईं। पहली अदालत जो है फौजदारी अदालत थी और इसका कामकाज काजी और मुफ्ती देखते थे। तो ये काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन काजी और मुफ्ती जो है कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। दूसरे प्रकार की अदालत में दीवानी अदालत थी। दीवानी का मतलब यह है कि इसमें राजस्व से संबंधित या पैसे के लेन देन से संबंधित विवाद जाते थे। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। यहां पर नोट के रूप में बताया गया कि काजी का मतलब है एक न्यायाधीश और मुफ्ती का मतलब है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, और काजी जो है इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। अब देखिए, यहां पर मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। जिस समय अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ था उस समय भारत में 2 प्रकार के धर्मों के लोग ज्यादा रहते थे। एक तो हिंदू समाज के लोग थे और दूसरे मुस्लिम समाज के लोग थे। हालांकि दोनों धर्मों के लोगों पर किसी भी शासक का एक समान कानून नहीं चलता था।
दोनों धर्मों के लोगों पर अपने अपने धर्म के कानून चलते थे। यानी हिंदू लोगों पर जो हिंदू धर्मशास्त्रों के कानून है वो लागू होते थे और मुसलमानों पर शरीयत वाला कानून लागू होता था। तो अंग्रेजों के सामने दिक्कत ये थी कि अंग्रेजों को दोनों कानूनों को समझने के लिए उनके जो विशेषज्ञ हैं उनकी आवश्यकता पड़ती थी। जैसे हिंदुओं के धर्मशास्त्र को समझने के लिए ब्राह्मणों की, और जो शरीयत वाले कानून है उनको समझने के लिए मुफ्ती इत्यादि की। अब दिक्कत यह है कि हर जगह धर्मशास्त्रों में थोड़ा बहुत हेर फेर होता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से व्याख्या करता था, तो कभी कभी न्याय में देरी हो जाती थी, न्याय हो नहीं पाता था। तो अंग्रेजों ने धर्मशास्त्रों में एकरूपता लाने के लिए, समरूपता लाने के लिए, धर्मशास्त्र की व्याख्याओं में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया है और NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। धर्मशास्त्र का मतलब क्या होता है? धर्मशास्त्र क्या है? संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है वो धर्मशास्त्र कहलाती हैं। धर्मशास्त्र की रचना जो है आज से करीब 500 ईसा पूर्व की गई थी। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। देखिए, एक तरफ तो हिंदू कानूनों की संहिता तैयार की गई है और दूसरी तरफ मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर न्यायावत अदालत, इनकी भी स्थापना की गई है। उस समय देखिए, उस समय जिले को चलाने वाला सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता था वो कलेक्टर होता था, और आज भी है। तो भारतीय जिले में कलेक्टर जो था सबसे बड़ा ओहदा होता था। उसका मुख्य काम क्या था? उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। यानी अंग्रेजों के टाइम की जो कलेक्ट्रेट वाली व्यवस्था थी वो आज भी चली आ रही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब देखिए, यहां पर वारेन हेस्टिंग के साथ भी वही समस्या है। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा है तो एडमंड वर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही से न चलाने के आरोप में उस पर मुकदमा चलाया है। तो इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 7 साल तक चला। देखिए, महाभियोग का मतलब क्या है कि जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का जो ऊपरी सदन है इसमें उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, और इसी प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। कंपनी की फौज, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में जब ये लोग आए थे तब इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। लेकिन जैसे जैसे इनकी अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा होती गई है, प्रतिद्वंदता होती गई है, तो इन्हें भी सैनिक वगैरह रखने पड़े हैं, और कुछ समय के बाद इनकी प्रतिद्वंदता भारतीय शासकों के साथ भी हुई है। तो ऐसे में इनको भी फौज की आवश्यकता पड़ने लगी है। हालांकि शुरुआत में जब ये लोग आए थे तब इतने ज्यादा ये सेना वगैरह इनके पास नहीं थी, नॉर्मल लोग थे। जो कुछ इनके पास सैनिक वगैरह थे वो यूरोप के ही थे। बाद के समय में इन्होंने भारतीय परिवेश का अध्ययन किया है, भारत के जो भी शासक हैं उनकी जो सेना पद्धतियां थी उनको फॉलो किया है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी सेना का गठन भी किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने मुगलों का सैन्य तरीका अपनाया। देखिए, मुगलों के सैन्य तरीके में क्या थे? जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसमें घुड़सवार होते थे, पैदल सैनिक भी होते थे, और जरूरत पड़ने पर स्थानीय सामंत वगैरह वो भी सैन्य सहायता मुहैया कराते थे। तो स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने वही पद्धति अपनाई है। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो कि भारतीय शब्द सिपाही से बना है, सिपॉय आर्मी ये लोग अपने सेना को कहते थे। 1820 के दशक से ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट का मतलब तोड़ेदार बंदूक, और मैचलॉक का मतलब कि ऐसी बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी से आग दी जाती है, तो इनसे लैस होते थे। तो जब यहां पर इस मोर्चे पर ये युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय सेना में जैसे पहले घुड़सवार इन लोगों ने ज्यादा रखे, लेकिन ऐसे मौकों पर घुड़सवार से ज्यादा पैदल सैनिकों और जो तोप रेजिमेंट उसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती थी। तो यहां पर इन्होंने फिर से अपनी सैनिक की जो सैन्य नीति है वो परिवर्तित की है। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब देखिए, निष्कर्ष यहां बताया गया है कि कंपनी का शासन कैसे यहां पर स्थापित हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई है। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो चुका था, सीधा शासन स्थापित हो चुका था। अन्यत्र में यहां पर दक्षिण अफ्रीका के दास व्यापार के बारे में बताया गया है। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं और जल्द ही दास व्यापार इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हालांकि 1834 में दास प्रथा का यहां से अंत कर दिया गया है, फिर भी अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या लगभग 36,774 थी। तो यहां पर दास प्रथा का हल्का सा यहां पर जिक्र किया गया है।
इसी के साथ आपका ये अध्याय एंड हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैप्टर से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों वाला वीडियो है वो भी अवश्य देखिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।